हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं विषय आठ संस्कृतियों का टकराव से रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम उन सबको डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप यदि कक्षा 11वीं में पढ़ते हैं और आपका सब्जेक्ट इतिहास है तो आपको इस वीडियो को ज़रा भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के में जो क्वेश्चन बताए जाएंगे उन क्वेश्चन में से बहुत से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों अपना, स्पेन शासकों के तत्वाधान में इटली निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस। ये आपने कोलंबस का नाम सुना होगा दोस्तों। कोलंबस जिसने क्या किया था, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी कोलंबस ने। आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये स्पेन के शासक थे, उन्होंने क्या किया, इटली निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में पूर्व की ओर यात्रा करते हुए वह जिन प्रदेशों में पहुंचा उसने उन्हें इंडीज कहा। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि इंडीज किसे कहा जाता है। तो इंडीज दोस्तों, जो स्पेन शासकों के तत्वाधान में जो क्रिस्टोफर कोलंबस है, वो पूर्व की ओर यात्रा करते हुए, किधर, पूर्व की ओर यात्रा करते हुए वह जिन प्रदेशों में पहुंचा उसने उन्हें इंडीज कहा। तो दोस्तों आपको इंडीज समझ में आ गया होगा। तो ये अपना एक प्रश्न हो गया। दूसरा पॉइंट है दोस्तों अपना, माचू पिच्चू। माचू पिच्चू का संबंध इंका सभ्यता से, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। पर माचू पिच्चू की खोज कब हुई? 1911 में। खालिस्तान या एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तीसरा है अपना, दुनिया की सबसे बड़ी नदी क्या है दोस्तों? ये हमेशा पूछा ही जाता है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेजन, जो दक्षिण अफ्रीका में है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, अरावाकी लुकायो समुदाय। अब अपने को ध्यान से समझना है कि ये अरावाकी लुकायो समुदाय कैसा था, ये कैसे जीवन जीता था, किस प्रकार से उनका युद्ध हुआ, वो किस प्रकार से उनका जीवन यापन होता था। पहला पॉइंट है दोस्तों, अरावाकी लुकायो समुदाय में कि इनका निवास निवास कहाँ रहते थे ये? कैरिबियन सागर। आपको ध्यान में रखना है, कैरिबियन सागर में छोटे छोटे द्वीप समूह में रहते थे, जिन्हें आज बहामा कहा जाता है। तो आपको आपका लिए एक प्रश्न और बनता है यहाँ पर कि बहामा किन्हें कहते हैं। बहामा, ये बहामा आप देख पा रहे होंगे, ये बहामा किन्हें कहते हैं। तो ये दोस्तों अरावाकी लुकायो जो समुदाय के लोग थे, ये कहाँ, कैरिबियन सागर में स्थित छोटे छोटे द्वीप समूह में रहते थे, जिन्हें बहामा कहते थे। तो ये बहामा आपका है 1 अंक का या 2 अंक। आप जिस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं वो आपका यहाँ पर हो गया सॉल्यूशन। लड़ाई के बजाय बातचीत से झगड़ा निपटाना अधिक पसंद करती थी ये अरावाकी लुकायो समुदाय। और ये क्या थे, कुशल नौका निर्माता, मतलब कि वो अच्छे अच्छे और अच्छी तकनीक के जहाज बनाने में, जहाज यानी कि नाव बनाने में भी कुशल थे। और वो खेती, शिकार और मछली पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी और वे जीववादी थे। तो इनकी विशेषताएं आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अरावाकी लुकायो समुदाय की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। तो वे जीववादी थे, जीववादी भी थे दोस्तों। तो जीववादी कौन है मैं आपको बता दूं दोस्तों। जीववादियों का विश्वास है कि आज के वैज्ञानिक, मतलब कि जो मॉडर्न ज़माने के साइंटिस्ट हैं, जिन वस्तुओं को निर्जीव मानते हैं, मतलब कि जो निर्जीव है वस्तु है, उनमें भी जीवन या आत्मा हो सकती है। तो ये कहलाते हैं दोस्तों जीववादी। ये जीववादियों का विश्वास है। तो वैसे निर्जीव वस्तु में तो जीवन यापन संभव नहीं है, आत्मा भी नहीं हो सकती। ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो ये विशेषता हो गई अरावाकी लुकायो समुदाय की। दोस्तों अपन एक एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, जिससे अपने को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आप ये कंटेंट देख रहे हैं पूरा NCERT से मैंने लिखा हुआ है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी तक पहुंच सके। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, ब्राज़ील पेड़ के नाम पर ही ब्राज़ील प्रदेश का नाम पड़ा। अब दोस्तों आपने ब्राज़ील देश सुना होगा। ब्राज़ील, आप यदि न्यूज़ देखते होंगे तो सुनते ही होंगे ब्राज़ील। तो ये ब्राज़ील देश है, तो इसका नाम ब्राज़ील पेड़ है। एक ब्राज़ील पेड़ होता है दोस्तों, उसके नाम पर पड़ा है ब्राज़ील का नाम।
छठवां पॉइंट है अपना 12वीं सदी में एज़टेक लोग मेक्सिको में बस गए। अब क्या हुआ दोस्तों, ये एज़टेक लोग थे, अपन इनके बारे में बड़े विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। एज़टेक लोग क्या हुआ, 12वीं शताब्दी में जो मेक्सिको है, मेक्सिको में आकर बस गए। फिर क्या हुआ दोस्तों, ये मेक्सिको नाम आप देख रहे हैं, तो ये मेक्सिको नाम उनके मैक्सली देवता के नाम पर पड़ा है। वो कौन सा देवता है, मैक्सली। मैक्सली देवता आपको ध्यान में रखना है कि मैक्सली देवता के नाम पर मेक्सिको का नाम रखा गया है। अब अपन एज़टेक जन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। एज़टेक जन राजा पृथ्वी पर सूर्य देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। यहाँ पर यह प्रथा प्रचलित थी, मतलब कि जो राजा हैं तो वो पूरी संपूर्ण धरती पर सूर्य देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। कौन, राजा। और भूमि उद्धार, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, रिक्लेमेशन। आपको इंग्लिश वर्ड भी याद रखना चाहिए क्योंकि बाद में बहुत ही काम पड़ते हैं ये इंग्लिश वर्ड। तो भूमि उद्धार का संबंध किस सभ्यता से है, ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो वो एज़टेक सभ्यता से है दोस्तों। तो ये भूमि उद्धार क्या होती है, आप मैं डिटेल से समझा रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों देखिए, बंजर भूमि को आवासीय, मतलब कि जो घर मार बना लेते हैं, तो बंजर भूमि रहती है उसे क्या करते हैं, ये आवासीय या कृषि योग्य भूमि, खेत बना लेते हैं। आवास में, आवासीय भूमि या खेती में परिवर्तित कर लेते हैं। तो यही है भूमि उद्धार संबंध, सरल सा अर्थ है दोस्तों। कभी कभी भूमि उद्धार विभिन्न जल स्रोतों से जमीन लेकर भी किया जाता है। मतलब जल स्रोत है, कोई नदी बह रही है, कोई नहर है, तो वहाँ पर भी वो बंजर भूमि तो नहीं रहती, पर वो जल स्रोत हैं, वहाँ पर भी वो जमीन बना लेते हैं, वहाँ पर कृषि करते हैं दोस्तों। नौवां पॉइंट है दोस्तों अपना चिनाम्पा। चिनाम्पा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये चिनाम्पा। चिनाम्पा क्या है, तो चिनाम्पा दोस्तों देखिए, सरकंडे की बहुत बड़ी चटाइयाँ बुनकर उन्हें मिट्टी तथा पत्तों से ढककर, ये दोस्तों ये कौन करते थे ये काम एज़टेक जन करते थे दोस्तों। एज़टेक जन बहुत ही मतलब वो कुशल और थोड़े अच्छे ही व्यक्ति थे। तो ये एज़टेक लोग क्या करते थे, सरकंडे की बहुत बड़ी बड़ी चटाइयाँ बुनते थे। इतनी बड़ी बड़ी चटाइयाँ बुनकर उन्हें, और फिर उन्हें क्या, मिट्टी तथा पत्तों से ढककर क्या करते थे, मिट्टी तथा पत्तों से ढककर मेक्सिको की झील में उन्होंने कृत्रिम टापू बनाए जिन्हें चिनाम्पा कहा जाता था। तो आप चिनाम्पा समझ गए होंगे। चिनाम्पा का सीधा सा अर्थ है कि वो मेक्सिको की झील है दोस्तों, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ी बड़ी चटाइयाँ बुनकर और उनके ऊपर मिट्टी तथा पत्तों से ढककर कृत्रिम टापू बनाए थे। इस प्रकार से टापू बनाए और यहाँ पर रह रहे थे एज़टेक लोग, तो जिन्हें क्या कहा जाता था, चिनाम्पा कहा जाता था। एज़टेक लोगों की राजधानी टेनोक्टिटलान में थी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एज़टेक लोगों की राजधानी कहाँ थी, तो वो टेनोक्टिटलान में थी दोस्तों। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से रख लें दोस्तों। 10वां पॉइंट है अपना, भूमि का स्वामित्व व्यक्ति विशेष का ना होकर कुल के पास होता था। ये कौन सी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, ये एज़टेक सभ्यता के बारे में अपने डिस्कशन चल रहा है। को भूमि स्वामित्व, अपने इधर भूमि स्वामित्व किसका होता है, व्यक्ति विशेष का होता है अभी वर्तमान समय में। पर एज़टेक जो लोग रहते थे वहाँ पर भूमि स्वामित्व व्यक्ति विशेष का नहीं होता था, वहाँ पर भूमि स्वामित्व पूरे कुल के पास होता था। तो ये उनकी विशेषताएं हो गई। इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि उनके सभी बच्चे स्कूल अवश्य जाएं दोस्तों। अभी भी सभी लोग पेरेंट्स समझते हैं कि हमारे जो सभी बच्चे हैं वो स्कूल अवश्य जाएं, पर एज़टेक लोग भी इसका पूरा पूरा ध्यान रखते थे कि उनके जो बच्चे हैं वो सभी स्कूल जाना चाहिए, जाना अवश्य अवश्य चाहिए। तो कुलीन वर्ग के बच्चे, मतलब जो बड़े खानदानी उच्च किस्म के होते हैं, उच्च वर्ग जिन्हें कहते हैं हम समाज में, तो वो उच्च वर्ग के बच्चे काल में काक, आपको नाम याद रखना है, काल में काक। यदि आप दोस्तों नाम याद रखेंगे, इस उनके पॉइंट याद रख लीजिए, फैक्ट्स, तो आप उत्तर किसी भी प्रकार से अपने प्रकार से भी लिख कर आ सकते हैं। तो ये कुलीन वर्ग के बच्चे काल में काक में पढ़ते थे, जहाँ पर उन्हें सेना अधिकारी या नेता बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। कहाँ पर, काल में काक में।
और जो बाकी सारे बच्चे बचते थे वो तेपोकल्ली स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ पर इतिहास, पुराण, रामायण वगैरह, तो ये पुराण मिथकों की वहाँ पर कथा सुनाई जाती थी। तो वो तेपोकल्ली। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर जो कुलीन वर्ग के बच्चे हैं वो उच्च पद में जाते थे। एक और इस बात का भी ध्यान रखा जाता था वहाँ पर उनके बच्चों में कि लड़कों को सैन्य प्रशिक्षण, खेती और व्यापार करना सिखाया जाता था। दोस्तों, लड़कों को सैन्य प्रशिक्षण, खेती और व्यापार करना सिखाया जाता था और लड़कियों को घरेलू काम धंधों में कुशलता प्रदान की जाती थी। तो ये है दोस्तों, वहाँ पर मतलब कि लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था एज़टेक लोगों में। यह उनकी एक दोष हो गया। दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एज़टेक सभ्यता का एक दोष बताइए। तो वहाँ पर लड़कियों को घरेलू काम धंधों में कुशलता प्रदान की जाती थी। उन्हें मतलब कि सैन्य प्रशिक्षण, खेती और व्यापार करना नहीं सिखाया जाता था। अब दोस्तों, माया लोगों की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है माया लोग। माया लोगों सभ्यता का मुख्य आधार मक्के की खेती। मतलब कि माया लोग क्या करते थे? ये दोस्तों मक्के की खेती करते थे। माया लोगों के पास अपनी एक चित्रात्मक लिपि थी, लेकिन इस लिपि को पूरी तरह नहीं पढ़ा जा सका है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर आप निकल कर आता है कि माया लोगों का मुख्य आधार क्या था? मक्के की खेती करना। उनके पास एक चित्रात्मक लिपि थी, लेकिन इस लिपि को पूरी तरह नहीं पढ़ा जा सका है। अब इंका लोगों के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये कहाँ के थे दोस्तों? ये पेरू के थे। इंका लोग पेरू के थे। प्रथम इंका शासक का नाम क्या है? मैंको कपाक है। प्रथम इंका शासक का नाम है मैंको कपाक। इसने अपनी राजधानी कुज्को में स्थापित किया। प्रथम इंका शासक मैंको कपाक है। इसने अपनी राजधानी में कुज्को में स्थापित किया। अब दोस्तों, ये मैंको कपाक क्या करता था? इसके राज्य में प्रत्येक प्रजाजन को प्रशासन की भाषा क्वेचुआ बोलनी पड़ती थी। क्वेचुआ आपको याद रखना है। जो पेरू के इंका लोग थे, वहाँ का प्रथम शासक कौन था? मैंको कपाक, है ना कि नहीं? तो वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को कौन सी भाषा बोलनी पड़ती थी? क्वेचुआ बोलनी पड़ती थी। और ये क्या थे? उच्च कोटि के भवन निर्माता थे। दोस्तों, मैं ये सभ्यता के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपसे ये 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे कि आप संस्कृतियों के टकराव से किन्हीं 4 सभ्यताओं का वर्णन कीजिए संक्षिप्त रूप से। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों। तो आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है इन्हें, और आपको क्या करना है? इनको नोट कर लेना है, ताकि हमें बार बार देखने में ये पॉइंट्स आते रहें तो हमें याद हो जाएंगे। ये उच्च कोटि के भवन निर्माता थे दोस्तों। इनका सभ्यता का आधार कृषि था। ये सीढ़ीदार खेत बनाते थे दोस्तों। मतलब कि मैं आपको समझा कर बता रहा हूँ। यहाँ पर ये खेत हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर एक सीढ़ीदार, मतलब कि ज़मीन भी कुछ ढलान में होती थी ऐसी। तो यहाँ पर एक सीढ़ी में यहाँ पर पौधे वौधे, यहाँ पर तो इस प्रकार से सीढ़ीदार खेत हुआ करते थे। आगे देखते हैं ये लोग क्या करते थे। इनका लोग मक्का और आलू उगाते थे। ये क्या करते थे? मक्का और आलू उगाते थे तथा भोजन और श्रम के लिए लामा पालते थे। अब ये लामा क्या होता है दोस्तों? आप गूगल में या नेट में सर्च कर कर देख सकते हैं कि लामा क्या होते हैं। जो इंका लोग पालते थे लामा, वो क्या है? ये पूछा जाता है दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है। अपना एफ पॉइंट है, उन्होंने लेखन की कोई प्रणाली विकसित नहीं की, लेकिन हिसाब रखने के लिए उनके पास एक प्रणाली थी और वह थी कुइपू। आपसे हमेशा पूछा जाएगा कि कुइपू क्या है। वो कोई भी परीक्षा हो, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड या वार्षिक, ये कुइपू हमेशा पूछा ही जाता है दोस्तों। कुइपू क्या है? तो कुइपू हिसाब रखने की एक प्रणाली है। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे हिसाब रखा जाता था कुइपू में। यानी डोरी होती है, जो डोरी होती है उसमें क्या किया जाता है? गांठें लगाकर, एक गांठ ये हो गई, 2 हो गई, 3 हो गए। तो इस प्रकार से गणितीय इकाइयों का हिसाब रखना होता था उस समय। मतलब कि कोई ये कागज नहीं थे, ये कोई भी मुद्रण व्यवस्था, वहाँ पर मुद्रण व्यवस्था का विकास नहीं हुआ था। तो उस समय कुइपू प्रणाली प्रचलित थी दोस्तों। कुछ विद्वान क्या समझते हैं कि धागों में एक किस्म का कोड बुना जाता था।
तो ये दोस्तों विद्वान की तो बोलो ही मत, वो कब क्या अपना सिद्धांत दे दें और किस प्रकार से परिवर्तित कर दें, ये तो वही जानते हैं। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे अपना पॉइंट है इंका साम्राज्य का ढांचा कैसा था, पिरामिड नुमा। आपने पिरामिड देखा होगा, तो पिरामिड सबसे नीचे बड़ा रहता है, फिर थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा ये, तो इस प्रकार से सबसे ऊंचे में सबसे छोटा रहता है। सन 1380 में दिशा सूचक यंत्र कुतुबनुमा का आविष्कार हो गया था दोस्तों। कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ है, 1380 में। मतलब कि ये समुद्र में कोई जहाज जा रहा है तो उसकी दिशा निर्धारित दिशा बताता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कुतुबनुमा। इसका आविष्कार कब हुआ, 1380 में हुआ। और ये जियोग्राफी नाम की पुस्तक किसने लिखी दोस्तों, टॉलेमी ने लिखी थी, जियोग्राफी नाम की पुस्तक। इसने जियोग्राफी नाम की पुस्तक तो लिख दी, पर उसमें क्या बताया था इसने, टॉलेमी ने, आप सोच रहे होंगे। टॉलेमी ने बताया था कि दुनिया गोल है भाई, दुनिया गोल तो है, अभी भी है, लेकिन उसने महासागरों की चौड़ाई को काफ़ी कम आंका था। पर महासागर, अब पृथ्वी देखते होंगे, महासागर बहुत से भाग में फैले हुए हैं महासागर, तो उसने महासागरों की चौड़ाई को बहुत कम आंका था। तो यही उसका एक दोष हो गया, मतलब कमी हो गई कि उसने दुनिया गोल तो सही बताया, पर महासागरों की चौड़ाई को उसने कम आंका था। आगे देख लेते हैं। आगे पॉइंट है अपना 17वां। 14वीं से 15वीं सदी के मध्य तक यूरोप की अर्थव्यवस्था गिरावट के दौर से गुजर रही थी। किसके कारण गुजर रही थी ये यूरोप की अर्थव्यवस्था गिरावट के दौर से, प्लेग और युद्ध। प्लेग एक बीमारी है और युद्ध चल रहा था, मतलब कि युद्ध का उस समय बहुत ही भीषण प्रकोप हो रहा था यूरोप में। और प्लेग का भी दोस्तों। कुस्तुनतुनिया पर किन्होंने विजय प्राप्त की, तो तुर्कों ने। कब, 1453 में। इनका पूरा नाम क्या है, उस्मानी तुर्कों ने 1453 में कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त कर ली थी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे 19वां पॉइंट है सृष्टि शास्त्र। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको अभी के अभी इसको याद कर देना है। यदि आप अब तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो आप बिल्कुल होनहार छात्र हैं, और आपकी जो परीक्षा होने वाली है उसमें आप 100% इतिहास में अंक अर्जित करने वाले छात्र हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि पढ़ने वाला ही छात्र इस वीडियो को मन लगाकर देख रहा होगा। नहीं तो कोई अन्य छात्र होगा तो वह थोड़ा बहुत देखा, 30 सेकंड, खूब से खूब 1 मिनट, नहीं तो वीडियो को वो बदल देता है। तो सृष्टि शास्त्र अब हम यहाँ पर समझेंगे। सृष्टि शास्त्र को दोस्तों इंग्लिश में कॉस्मोग्राफी कहते हैं। सृष्टि शास्त्र क्या है, विश्व का मानचित्र तैयार करने का विज्ञान था। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का वर्णन किया जाता था। तो ये था दोस्तों सृष्टि शास्त्र। अब 20वां पॉइंट है अपना, पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी जो नेविगेटर के नाम से मशहूर थे। तो नेविगेटर के नाम से, या इन्हें नाविक भी कहते हैं, नाविक के नाम से कौन मशहूर था, तो हेनरी। ये कहाँ के राजकुमार थे, ये पुर्तगाल के राजकुमार थे। दोस्तों आपको इन्हें कहानी की तरह याद रखना है, तभी आप इन्हें याद रख पाएंगे। दोस्तों अभी कितना बचा हुआ है, अभी और देख लेते हैं दोस्तों। 21वां पॉइंट है अपना, कैपिटुलेशियन। कैपिटुलेशियन क्या है दोस्तों, धर्म युद्धों की याद और रिकांक्विस्टा की सफलता ने। दोस्तों रिकांक्विस्टा पूछा गया था कि रिकांक्विस्टा क्या है, तो रिकांक्विस्टा में आपको बता दूं, ईसाई राजाओं द्वारा आइबेरियाई प्रायद्वीप पर प्राप्त सैनिक विजय को रिकांक्विस्टा कहते हैं। तो ये कैपिटुलेशियन क्या है, धर्म युद्धों की याद और रिकांक्विस्टा की सफलता ने निजी महत्वाकांक्षा को उत्तेजित कर दिया और उन इकरारनामों की शुरुआत की जिन्हें कैपिटुलेशियन कहा जाता था। मतलब कैपिटुलेशियन कुछ उनके दावे थे या कुछ इच्छाएं थी, तो उसे ही कैपिटुलेशियन कहा जाता था। किनकी, ये थी दोस्तों रिकांक्विस्टा, ईसाई राजाओं की। अब कोलंबस। अब दोस्तों अब कोलंबस की कहानी आपको बड़े ही इंटरेस्टिंग लगेगी, तो आप प्लीज़ इसके बाद वाला वीडियो जो आने ही वाला है, जस्ट इसके बाद अपलोड कर दिया गया हूँ मैंने, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह कोलंबस वाला वीडियो देख लीजिए।
आपको प्लीज़ यह वीडियो देखना चाहिए कोलंबस वाला, क्योंकि कोलंबस ने कहाँ की खोज की थी? इसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी और बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है ये। तो प्लीज़ आप यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस प्रकार से स्टडी करने का मौका अपने ही इस चैनल में मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में।